द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब। ही इज़ अ वेल नोन एनालिस्ट एंड कमेंटेटर। चीमा साहब, पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस पैक्ट हुआ है सऊदी अरेबिया से, उसकी बहुत हाइप है, बहुत उसका जिक्र हो रहा है। तो आपके ख्याल में सऊदी अरब को किस मुल्क से सबसे ज्यादा खतरा है? इज इट फ्रॉम ईरान, इज इट फ्रॉम इसराइल? और फिर क्या अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है तो विल सऊदी अरेबिया सेंड इट्स डिफेंस फोर्सेस टू डिफेंड पाकिस्तान? देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग सऊदी अरब की आज तक कोई लड़ाई तो हुई नहीं है उस तरह। ठीक है। तो हम ये कह नहीं सकते कि फ़लाँ मुल्क ने इनके ऊपर हमला किया, तो हम ये कह सकते हैं कि जी इस पे ख़तरा है। हम्म। एक फैक्ट तो है ना। अरब वर्ल्ड में बाकी जंगों में मतलब वो एक डिफरेंट पोजीशन में रहे हैं। ठीक है ना जी। सो हमें तो इस चीज़ को देखना है कि ये तो कोई इनके ऊपर हमला नहीं हुआ माजी में। हम्म। तो दैट इज़ वन फैक्टर। अब वो किसको अपना सिक्योरिटी थ्रेट किससे समझते हैं, दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। कि क्या वो इसराइल को समझते हैं, ईरान को समझते हैं? ईरान के साथ उनके मामलात बेहतर हो गए हैं। ठीक है। आप देखेंगे बड़े अच्छे मामलात हैं उनके उनके साथ। सो ये जो डिफेंस डील हमारे साथ हुई है, दैट इज़ अबाउट एनी एग्रेसर। सो दे हैव नॉट नेम्ड एनी कंट्री। इट्स नॉट अबाउट नेमिंग। फॉर एग्जांपल जो सऊदी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि टुगेदर फॉर एवर against any aggressor. No, let you leave it to any, देखें आप इसको, you leave it to circumstances. So मैं that is what I foresee this. आप इसको circumstances पे छोड़ दें। So हमें इसमें ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी इस सेंस में देखनी चाहिए। अच्छा, जनरल राहील शरीफ, आई थिंक ही इज ऑलरेडी इन सऊदी अरेबिया और 2017 से वो उधर ही हैं हाँ और हाँ। वो भी कमांडर हैं एक इस्लामिक फोर्स के। तो व्हाट इज द रोल ऑफ दैट फोर्स? और उनका अभी कहीं तस्करा नहीं आया इस मुआहदे के दौरान, कहीं नजर नहीं आया किसी फोटोग्राफ में वो। देखिए मेरा ख्याल है कि जो वो हैं, क्या नाम है उसका, मोहम्मद उनका जो है रहील शरीफ साहब का, हम्म। रहील साहब जो हैं, ही हैज़ बीन हेडिंग द इस्लामिक मिलिट्री अलायंस चौसा। हम्म। द इस्लामिक मिलिट्री अलायंस जो है वो दैट वाज अबाउट इस्लाम फाइटिंग इस्लामिक स्टेट एंड अल कायदा, ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क्स जितने भी हैं, उनका फ्रेमवर्क उसमें जाता है वो। तो उनका इसमें नहीं है कोई लेना देना मेरा ख्याल। और अभी मेरा ख्याल है वो 41 मुल्कों की फोर्स है, कुछ कितने लोग हैं उसमें? हाउ मेनी पीपल, डू यू हैव एनी आइडिया? ये आपके बिल्कुल सही कहा, इतने ही मैंने सुने पड़े थे, 41 से एक ममालक होंगे। हम्म। ठीक है ना जी। और वो 41 ममालिक हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा है ना कि उसका जो फ्रेमवर्क है वो डिफरेंट है। फ्रेमवर्क ये था कि एक तो हम नॉन स्टेट एक्टर से लड़ेंगे, और फ्रेमवर्क ये था कि बेसिकली द सऊदीज एट दैट पॉइंट वांटेड टू गिव अ मैसेज विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड दैट लुक हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर, हम कितने मजबूत हैं, और देखें कि हम ये फोर्स बना सकते हैं। और देखें उस वक्त दैट वाज सॉर्ट ऑफ, मुझे उसको ज़्यादातर शो ऑफ पावर लगता है एज कम्पेयर टू यू नो किसी मुल्क के खिलाफ लड़ने की बजाय वो शो ऑफ पावर है। उसके अलावा कुछ नहीं, उन्होंने कभी एक्सरसाइजेज नहीं की, उन्होंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं है जिसको वी कैन रिमेम्बर। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा मौजू बदलें और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे आएं, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में इंडिया से नफरत की सबसे बड़ी वजह क्या है? पाकिस्तान में इंडिया जी। से नफरत की सबसे बड़ी वजह, जी। मेरा ख्याल है इंडिया हमें रिकग्नाइज नहीं करता। हम्म। वो हमें रिकग्नाइज नहीं करते, वो हमें कहते हैं ये आर्टिफिशियल स्टेट हैं ये। सो मेरा ख्याल है द थिंग इज़ कि इंडिया को रिकग्नाइज करना चाहिए पाकिस्तान को। एंड सेकेंडली, अब जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो द वे इंडिया के अंदर आजकल प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में माइनॉरिटीज़ को ट्रीट किया जा रहा है, दैट इज़ अनदर पॉइंट कि यहाँ पे लोग जो है ना वो देखते हैं कि यस, टू नेशन थ्योरी इज़ रेलिवेंट। ठीक है ना हम्म। जी। हम्म। तो मेरा ख्याल है ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। एंड देन फिर इशू लाइक कश्मीर जो हैं, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
उसकी वजह से वो एक कांस्टेंट एनिमोसिटी मौजूद है, एक जो हॉस्टिलिटी है वो मौजूद है दोनों मुल्कों के दरमियान। और सो देयर फ्यू फैक्टर्स, और फिर जारी बात है अपोजिंग आइडियोलॉजीज़ हैं दोनों मुल्कों के अंदर। यू रिमेंबर दोनों मुल्क हिंदू मुस्लिम वो चीज़ चलती रहती है, और हम दोनों मुल्क एक दूसरे को उसी लेंस से देखते हैं। सो वो हमसे नफ़रत करते हैं मुसलमान होने की वजह से, यहाँ पे जो नफ़रत है वो हिंदू होने की वजह से। सो ये एक चीज़ चल रही है स्टार्टिंग फ्रॉम प्री पार्टीशन एंड स्टिल दैट इज़ रेलिवेंट आई थिंक। अच्छा चीमा साहब, अगर हिंदू जो हैं इंडिया वाले हमसे नफरत करते हैं मुसलमान होने की वजह से, तो उनके तो अरब दुनिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इजिप्ट से देख लें, सऊदी अरब से देख लें, यूएई से देख लें, और इन तीनों मुल्कों ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिए हैं। और जहां तक रिकग्नाइज करने की बात है, तो अब तो हमारे यहाँ आयशा जलाल जैसे हिस्टोरियन, जिनको डॉक्टर मलिया लोधी कहती हैं कि शी इज़ द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन प्रोड्यूस बाय पाकिस्तान, वो तो अब यहाँ तक कहती हैं कि पार्टीशन जो थी जिन्ना साहब ने नहीं करवाई, नेहरू ने करवाई थी। तो वो जो है आर्ग्यूमेंट मेरा ख्याल अब काफ़ी पुराना हो गया कि इंडिया ने तस्लीम नहीं किया। अब देखिए वहाँ इस्लामाबाद में उनकी एम्बेसी है, हमारी एम्बेसी है दिल्ली में। आपने अगर तस्लीम नहीं किया तो फिर एम्बेसी तो नहीं होती। हमने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, हमारी एम्बेसी नहीं है वहाँ पे। नहीं 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 नहीं, आप दरअसल बड़े मासूम सवाल कर रहे हैं। आपने कभी इंडिया की पार्लियामेंट में नक्शा देखा है? जो अखंड भारत एंड का जो जो आइडिया है वो क्या है? मतलब वो तो पूरे इलाके को घेर के बैठे हुए हैं कि ये हमारी टेरिटरी है, ठीक है। आपने वो नहीं देखा। दूसरा, ट्रीटिंग विद अरब्स इज डिफरेंट देन ट्रीटिंग विद द पाकिस्तान। अरबियों के साथ सऊदी अरब और यूएई के साथ उनका कोई हिस्टोरिकल जोग्राफिक मसला नहीं है। लुक एट हाउ, मिसाल के तौर पे, क्या इंडिया के अंदर ये बात नहीं सामने आती कि यहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर था और हमने इसको जो है वो निकालना है, मस्जिद गिराए हैं हमने, मंदिर नीचे से निकालना है। बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ? यही हुआ था ना। तो क्वेश्चन ये है कि जो मसला इंडिया को, अरबों के साथ क्या मसला है, वो उधर बैठे हुए हैं और वो उनको अरब थोड़े ही देखते हैं। वो तो वहां पे तो इंडिया जो है वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। जहां पे फॉर एग्जांपल यूएई के अंदर मंदिर बनाया, विच इज गुड, नाइस, आई पर्सनली सपोर्ट दैट। सो सवाल ये है कि इसको ये कहना जी तीन मुल्कों ने उनको वो दे दिया, दिस इज अ नेशन स्टेट सिस्टम है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ अगर वो बात करेंगे तो उनको उनकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मुतासर होती है, चौर साहब, मोदी साहब की। वो उनकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जस्ट डेवलपमेंट से लिंक नहीं है, दैट इज लिंक विद हिस्ट्री, दैट इज लिंक विद फॉरेन पॉलिसी, दैट इज लिंक विद नेशनल सिक्योरिटी, दैट इज लिंक विद रिलीजन, दैट इज लिंक विद आइडेंटिटी। अब फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जनाब कि हम सब नाम चेंज करेंगे, ये पुराने सिखों मुसलमानों के और जो ब्रिटिश के नाम है चेंज करने हैं। वी आर रिक्लेमिंग व्हाट वाज आर्स, वी आर रिक्लेमिंग, हम इसको चेंज करेंगे। शहरों के नाम बदलना, मूवीज में अपनी वो जो हिस्ट्री जो वो या स्टोरी जो अपनी देना चाहते हैं, तो आप दरअसल इसको मिसरीड कर रहे हैं। सो दे डोंट शेयर आइडेंटिटी, हिस्ट्री एंड जोग्राफी विद द अरब नेशन जिन्होंने उनको अवार्ड दिए। अगर वो यहाँ होते तो उधर उनके साथ भी यही रोला होना। अच्छा, आपको पता है कि जिन्ना साहब 1946 में इजिप्ट गए थे और वहां पे उन्होंने वार्न किया था कि अगर पाकिस्तान ना बना तो हिंदू इंपीरियलिज्म जो है ना वो आपको खा जाएगा, मिडिल ईस्ट के लिए वो खतरा होगा। और दूसरा जो आपने नक्शे की बात की, जो नई पार्लियामेंट है इंडिया की, उसमें एक नक्शा लगाया गया, उस पर मेजर गौरव आर्या का, आप भी उनको जानते हैं अच्छी तरह, उन्होंने एक बड़ा अच्छा शो किया था इस पे, वो जरूर देखिएगा। वो कहते हैं जी ये अखंड भारत का कोई ऐसा नक्शा नहीं है कि जो हम अब बनाना चाह रहे हैं, ये इट इज अ हिस्टोरिकल मैप। उसमें कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो आज इंडिया का हिस्सा हैं लेकिन उस वक्त नहीं थे। और उन्होंने कहा कि अखंड भारत की हमें कोई जरूरत नहीं है, वाई वुड वी लाइक पाकिस्तान टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। और ये बात जो है पंडित नेहरू ने 1948 में, ही वेंट टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उनकी कॉन्वोकेशन थी, आई थिंक इट वाज इन फरवरी, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम पाकिस्तान को अब मर्ज करना चाहते हैं इंडिया में तो हम पार्टीशन से अग्री ही क्यों करते। आई वॉन्ट पाकिस्तान टू बी अ प्रॉस्परस एंड स्ट्रॉन्ग कंट्री विच हैज गुड रिलेशंस विद इंडिया। इसी तरह से सर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, आई थिंक 2013 में, एक मुसलमान जर्नलिस्ट हैं शाहिद सिद्दीकी, उनको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एक क्वेश्चन यही किया था अखंड भारत का।
तो मोदी जी ने कहा था मैं नहीं चाहता अखंड भारत, अगर अखंड भारत हो गया तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। यानी इतने हॉस्टाइल फीलिंग्स हैं पाकिस्तान में इंडिया के मुतालिक। वो अगर पाकिस्तान को मर्ज करें तो वो तो उनके लिए तबाही का नुस्खा होगा। बांग्लादेश को उन्होंने मर्ज नहीं किया जहां पे एंटी इंडियन फीलिंग नहीं थी 71 में। तो अब वो पाकिस्तान को मर्ज करेंगे, अपने पूरे सिस्टम को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं उसको। दरअसल आप और बड़े मासूम है चौर साहब, जी जी, मैं हूं मासूम जी। और फिर मुझे आपकी मासूमियत पे प्यार आता है कि आप इस उम्र में भी मासूम ही हैं। जी जी। देखिए चौर साहब, सवाल ये नहीं है कि वो मर्ज करना चाहते हैं, सवाल ये है कि वो दो आइडेंटिटी को सेपरेट रखना चाहते हैं और उस आइडेंटिटी पे खेलते हैं। अब आप ये कहेंगे जी हम उनको साथ में ला गए तो वो डोमिनेंट हो जाएंगे। क्या जब कायदे आजम ने कांग्रेस छोड़ी थी और मुस्लिम लीग बनाई थी, उनको मुस्लिम लीग से क्या मसला था? और क्या मुस्लिम लीग से या कांग्रेस से? नहीं नहीं, मुस्लिम लीग ने एक सेपरेट ग्रुप बना ना, वो नहीं चाहते थे वो क्या, मुस्लिम लीग के बारे में जो तासुर था वो क्या था। और दूसरा चौर साहब, इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि आप देखें, क्या वो नहीं चाहते थे कि ये पाकिस्तान बनना जो है ये नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं चाहते थे वो पाकिस्तान ना बने? वो चाहते थे, अपनी डोमिनेंस चाहते थे। हम चाहते थे हमें गोरों से आजादी मिले, एक सेपरेट इंडिया हो। टू नेशन थ्योरी क्या थी? यही थे ना उस वक्त भी। उस वक्त एट दैट टाइम द मुस्लिम जो लीडरशिप थी उन्होंने फोर्स ही कर लिया था कि हमें अलहदा रियासत चाहिए। सो पॉइंट ये नहीं है कि वो हमें आज वो हमें हासिल करना चाहते हैं, वो हमें हासिल नहीं करना चाहते। वो ये सारा मैप दिखा के ये तासुर देना चाहते हैं कि हम एक्सपैंड करेंगे। मिसाल के तौर पे त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी और उन्होंने अमित शाह को कोट किया। उन्होंने कहा, अमित शाह ने कहा है हमें कि ये नेपाल हमारा है, हमने ले लेना है। ये जब बंद, ये मैं नहीं कह रहा, ये त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, जाएं गूगल कर लें इसको। वो श्रीलंका के बारे में यही कहते हैं, वो छोटे छोटे मुल्कों के बारे में यही कहते हैं, ये हमारे जहां पे हिंदू आइडेंटिटी मौजूद है ये हमारे हैं, हमने यहाँ पे कब्जा कर लेने हैं। आज नहीं, ये मैं बंद कमरे की बैठक बता रहा हूं। सो इसका मुराद ये नहीं है कि उन्होंने कब्जा करना है नेपाल के ऊपर। इससे मुराद ये है कि वो अपने लोगों को आइडियोलॉजिकली मोबिलाइज करते हैं और वो अपनी आइडेंटिटी को जो है वो प्रोलिफरेट करते हैं कि लुक दिस इज आवर आइडेंटिटी, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हम इन लोगों को, ये हमारे इनके ऊपर हमारा हक वाजिब है। सो वो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं इस चीज से। वो ये नहीं कर रहे होते कि वो कह रहे हैं कि पाए ना सानू जो है ना हमने कोई नेपाल के ऊपर जाके बैठ जाना है, या किसने बैठने देना है, कोई एक इंच नहीं देता तो किसने उनको करने देना है। लेकिन दैट इज अ मैथडोलॉजी, दिस इज, वो कहते हैं ना, इन ग्रुप आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना। ठीक है। सो ये जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है या जो रिलीजन की पॉलिटिक्स है, ये उसमें ये आता है। सो ये अब मैप लगा देना कि जी ये भी हमारा इलाका है, ये भी हमारा इलाका है, ये हम यहाँ पे हुआ करते थे, तो ये क्या मकसद है? चौर साहब, तो ना 4 महीने 5 महीने 6 महीने यूपी रहना चाहिए था, तुझे ठीक हो के आ जाओगे। अच्छा, चीमा साहब ये बताइए कि टू नेशन थ्योरी की पाकिस्तान में बहुत बात होती है और मेरा ख्याल ये है कि उस पे लोग जो है सीरियसली उसको स्टडी नहीं करते, उस पर गौर नहीं करते। आप मुझे ये बताइए कि अगर टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे पार्टीशन हुई और इंडिया के जो माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस हैं वहां पे भी बड़ा जोशो खरोश था, खासतौर पे यूपी में बहुत ज्यादा था, तो उन इलाकों के जो मुसलमान थे वहां पे आपने 3.5 करोड़, जिनको चौधरी खलीको-ज़मान ने 4 करोड़ लिखा है, उनको आप बेयारो मददगार छोड़ के आ गए। और हमें यह बताया जाता है जी 1937 में जो कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज बनाई थी ना, उन्होंने बड़ा जुल्म सितम ढाया था इन मुसलमानों पे, उसकी वजह से पार्टीशन की डिमांड आई। ये बड़ा अम्यूजिंग आर्ग्यूमेंट है कि जनाब मसला उनको था जो मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस में थे। पाकिस्तान आपने बना दिया जहां पे वो सो कॉल्ड अट्रॉसिटीज जो थी, अनस्पीकेबल अट्रॉसिटीज नहीं हुई थी। पंजाब में तो नहीं हुई थी ना जी, ना बलोचिस्तान में इसमें एनडब्ल्यूएफपी में हुई, ना सिंध में हुई, बलोचिस्तान तो खैर उस वक्त प्रोविंस नहीं था, ना बंगाल में हुई। तो वो लोग जो जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत थी आपकी टेक्स्ट बुक्स के मुताबिक, उनको आपने मजीद वल्नरेबल कर दिया।
उन 3.5 करोड़ को जिन्ना साहब आते हुए कह आए कि जी अब आप लॉयल सिटीजन बन के रहें इंडिया के, क्योंकि कोई भी स्टेट डिसलॉयल सिटीजन को बर्दाश्त नहीं करती। और पंजाब में भी इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये कहा कि पंजाब को भी मत डिवाइड करें, माउंटबेटन को कहा उन्होंने मई 47 में। पंजाबी जो है वो पहले पंजाबी होता है, उसके बाद वो हिंदू या मुसलमान होता है। बंगाल को भी ना डिवाइड करें, हमें दे दें दोनों सूबे, इसलिए कि बंगाली पहले बंगाली होता है, उसके बाद वो हिंदू या मुसलमान होता है। तो सर माउंटबेटन ने कहा था, जिन्ना साहब आपने तो मुझे बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दे दिया इंडिया को यूनाइटेड रखने का। इसी तरह से एक इंडियन भी पहले इंडियन होता है, उसके बाद हिंदू या मुसलमान होता है। सो जिन्ना साहब ने खुद कंट्राडिक्ट किया इसको, टू नेशन थ्योरी को। और फिर ईस्ट पाकिस्तान को देख लीजिए, हमारे यहाँ एक तहरीक चली थी 73 में, बांग्लादेश नामंजूर। उसका सबसे बड़ा आर्गुमेंट क्या था, अगर हमने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया तो जनाब ये जो है दो कौमी नजरिए की नफी हो जाएगी, इट विल निगेट द टू नेशन थ्योरी। अब हम कहते हैं जी उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा टू नेशन थ्योरी को। तो सर आज अगर टू नेशन थ्योरी वैलिड है तो फिर हमें बताएं कि क्या इंडिया के मुसलमान इंडियन नेशन से ताल्लुक रखते हैं या वो मुस्लिम नेशन का हिस्सा हैं। पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं और पाकिस्तान के नॉन मुस्लिम्स वो किन किन नेशन से ताल्लुक रखते हैं। डज रिलीजन डिफाइन योर नेशनहुड एंड नेशनैलिटी? देखिए, इंडियन मुसलमानों का ताल्लुक इंडिया से है, पाकिस्तानी मुसलमानों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। बात सिंपल सी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है चौर साहब। तो सर वेयर डज द टू नेशन थ्योरी स्टैंड देन? ओ भाई, टू नेशन थ्योरी स्टैंड्स एट, यू हैव टू गो बैक टू 40s। वहां पे देखना है, आपका खिता डिवाइड हो रहा है, आप वहां पे डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस उस वक्त दुनिया में शुरू है, एंड जो कॉलोनाइजर है वो छोड़ रहा है, और उसके बाद आपने वहां पे सरवाइव करना है। कैसे सरवाइव करना है? क्या दुनिया में आइडेंटिटी की बेस पे पॉलिटिक्स नहीं है, डिविजन्स नहीं है, रिलीजन की बेस पे नहीं है, ज्योग्राफी की बेस पे नहीं है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं है? तो ये क्यों नहीं हो सकती? आपको किसने कहा ये नहीं हो सकती? क्या दुनिया में, अभी मैं अभी ब्रसल्स क्या बेल्जियम था, तो वहां पे अंदर जो फ्लेमिश एरिया दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रेंच, एंड दे डू नॉट गो गुड विद ईच अदर। तो ये कौन सी बात है? द फ्लेमिश, हम कहते हैं कि मैं ब्रूश में था, आई वाज देयर फॉर अ डे ट्रिप, तो घूम फिर रहा था, तो वो कहते हैं जी फ्लेमिश जो हैं दे आर मोर बैलेंस, दे आर मोर यू नो हेल्थ कॉन्शियस हैं, कि वो एक डिफरेंट आइडेंटिटी है विद इन बेल्जियम। एट द मोमेंट यू लैंड इन हॉलैंड तो वहाँ पे एक और चीज़ है। फ्रेंच बेल्जियम में है, द मोमेंट फ्रेंच गो इनटू पेरिस, फ्रांस में जाते हैं, वो एक और चीज़ आ जाती है। सो ये इसको ऐसे ही चलने दे चौर साहब, तुसी एवें जज्बाती ना वो 80 साल बाद। नहीं चीमा साहब, क्वेश्चन ये आता है ना कि अगर टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे हुई पार्टीशन, हमें यही बताया जाता है, हमारा जो डोमिनेंट नैरेटिव है यही है ना, तो फिर क्वेश्चन ये आता है ना कि फिर आपने 3.5 करोड़ या 4 करोड़ मुसलमानों को इंडिया में क्यों छोड़ दिया, और पंजाब को आप क्यों साथ रखना चाह रहे थे जहां पे 45% के करीब नॉन मुस्लिम्स थे? बंगाल को अपने साथ क्यों रखना चाह रहे थे जहां पे 48% नॉन मुस्लिम्स थे? तो ये तजाद नहीं तो और क्या है? फिर जो आप मुख्तलिफ आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं, आज आप देखिए, क्या वजीरिस्तान की आइडेंटिटी वही है, उनका कल्चर वही है जो कराची के डिफेंस का है या क्लिफ्टन का है? वो डिफरेंस तो होते ही हैं, लेकिन क्या आप एम्फेसाइज करते हैं डिफरेंसेस को या कॉमनैलिटीज को करते हैं? तो अगर टू नेशन थ्योरी आज भी वैलिड है तो फिर इसका क्या मतलब है कि टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे दो कम्युनिटीज इकट्ठी नहीं रह सकी, तो फिर दो मुल्क जो हैं वो भी आराम से नहीं रह सकते। तो ये जो है परपेचुअल हॉस्टिलिटी जो है, ये तकाजा है टू नेशन थ्योरी का। इज दिस व्हाट यू आर सेइंग? सर जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एट दैट टाइम द लीडरशिप ने ये फैसला किया, और लोगों की ये एस्पिरेशन थी कि वी नीड टू हैव अ सेपरेट इंडिपेंडेंट होमलैंड वे वी कैन प्रैक्टिस आवर रिलीजन इंडिपेंडेंटली। द पीपल डिसाइडेड इट, एंड आई थिंक दैट वाज अ राइट आइडिया, सिंपल। नहीं, उसमें चीमा साहब फिर दो दो आइडियाज आते हैं ना कि आप मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज की बेसिस पे चाह रहे थे पार्टीशन या टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे चाह रहे थे। गांधी जी ने और राजा जी ने 1944 में जिन्ना साहब से ये कहा था कि अगर आप मुस्लिम एरियाज की बेसिस पे पार्टीशन चाहते हैं तो हम उन एरियाज में रेफरेंडम के लिए तैयार हैं, बंगाल में, पंजाब में, सिंध में और एनडब्ल्यूएफपी में। तो जिन्ना साहब ने कहा था मैं टेरिटोरियल बेसिस पे नहीं चाहता, मैं 10 करोड़ मुसलमानों के लिए आइडियोलॉजी की बेसिस पे जो है ये राइट चाहता हूं।
सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट। तो सर जब पार्टीशन का मरहला आया, ही फॉरगॉट ऑल अबाउट द टू नेशन थ्योरी। आपको मैंने शायद पहले भी कोट किया है कि खलीको जमान ने, जो ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 1 अगस्त को 1947 को जिना साहब ने मीटिंग की, फेयरवेल मीटिंग की मुस्लिम लीग के लीडर्स जो दिल्ली में थे या यूपी के करीब करीब जो अवेलेबल थे, और वहां पे रिजवानुल्लाह साहब ने, जो यूपी मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए कि हम तो आगे आगे थे इस तहरीक में, अब हमारा क्या बनेगा। वो कहते हैं मैंने जिना साहब को कभी इतना परेशान नहीं देखा जितना उस वक्त देखा। और मेरा ख्याल है कि इस गुफ्तगू का नतीजा था कि उन्होंने जाते ही जो तकरीर की 11 अगस्त वाली, उसमें टू नेशन थ्योरी को उन्होंने खैरबाद कह दिया। ही बेड फेयरवेल टू हिज टू नेशन थ्योरी। तो सर टू नेशन थ्योरी तो खत्म हो गई, अब उसकी हम बात करते हैं, कोई मकसद नहीं है उसका। इवन प्रोफेसर शरीफुल मुजाहिद ने, ही वाज एन एमिनेंट स्कॉलर ऑन द पाकिस्तान मूवमेंट एंड जिना साहब, उन्होंने कहा कि यार टू नेशन थ्योरी अगस्त 47 में खत्म हो गई, अब उसका फायदा कोई नहीं है बात करने का। तो सर आगे हम अगर मूव करें तो ये बताइए कि जनरल बाजवा ने एक दफा कहा था कि हम जियो स्ट्रेटेजी से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, एक शिफ्ट कर रहे हैं। व्हाई डिडंट दैट शिफ्ट टेक प्लेस? क्यों उसमें क्यों नहीं शिफ्ट हो रही वो अभी? बताइए कैसे हो रही है, क्या हो रहा है? ये पिछले 10-12 सालों में अमेरिका चाइनीज़ ने पैसा लगाया, अभी अमेरिकन आ रहे हैं। अभी ट्रंप ने नहीं कहा कि हम ऑयल कंपनीज भेज रहे हैं पाकिस्तान। अभी ये अमेरिकन ने नहीं कहा हम क्रिप्टो में पाकिस्तान में पैसा लगाएंगे, अभी मिनरल में पैसा नहीं लग रहा। तो हमने कौन सा जियो स्ट्रैटेजी किया है? ये तो जो मिडल ईस्ट में सिचुएशन डेवलप हुई है, इसमें भी तो इकोनॉमी है, अरब वर्ल्ड भी तो पैसा लगाएगी आके यहाँ पे। तो दिस इज ऑल इकोनॉमी, जियो जियो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है इसमें। और ये ताल्लुक जो डिफेंस पार्टनरशिप है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द मिलिट्री सिक्योरिटी ओनली। इट्स अ वेरी बिग है, इसमें इकोनॉमी, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ इसमें आता है। सो दिस वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ दिस जियो इकोनॉमिक्स। लेकिन आजकल ना चीमा साहब ये टर्म सुनने को नहीं मिलती। पिछले 2-2.5 साल में किसी हमारे लीडर ने ये टर्म यूज नहीं की, टू द बेस्ट ऑफ माय रिकलेक्शन। कोई तो फर्क टर्म यूज करने का भी तो पता चलता है ना कि लोगों की तरजीहात क्या हैं क्या नहीं है, और क्या आपने वाकई एक पैराडाइम शिफ्ट की, जियो स्ट्रेटेजी से आप जियो इकोनॉमिक्स की तरफ चले गए। नजर भी तो आना चाहिए ना। मैं समझता हूँ कि नज़र आ रही है, एक्शन में नज़र आ रही है। हम्म। आप बोलने की बात कर रहे हैं, आपको एक्शन में नज़र नहीं आ रहा कि अमेरिकन कह रहे हैं हमने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, कंपनीज आ रही हैं, तो और क्या एक्शन में आ रहा है? आपको एक्शन चाहिए कि टर्में बोलनी चाहिए आपको? नहीं, इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स तो पहले भी आती रही हैं। हमें बताया गया था कि जी ये भी गेम चेंजर है, ये भी रेकोडेक भी गेम चेंजर है। फिर है ना, लगे हुए हैं। बदीन में 2028 में आपकी आपकी जो इस वक्त जो डेवलपमेंट हो गई है, आपको पता है ऑस्ट्रेलियन और कनेडियन कंपनीज और ऑलरेडी देयर इन इन रिकॉर्डिक, वो मौजूद हैं, वो काम कर रही हैं। 2028 में आपके मुल्क में कम से कम 2 से 3 अरब डॉलर जो है वो मिनरल सेक्टर से आना शुरू हो जाएगा आपके नेशनल किटी के अंदर। मैं एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज ऑल इन प्रोसेस। आई एम सेइंग कि ये 25 है, 26 और 27 बीच में ये सारा प्रोसेस, 28 के शुरू में आपकी मिनरल एक्सपोर्ट शुरू हो रही है। जो कंपनियां वहां पे ऑलरेडी काम कर रही हैं, ये बैरक गोल्ड एंड ऑस्ट्रेलियन कंपनी और कनेडियन कंपनी, उनकी इन्वेस्टमेंट वहां पे चल रही है। वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और अभी अमेरिकन ने भी $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कहा है, वो भी वहीं जा रहे हैं। कॉपर में इन्वेस्टमेंट की है अमेरिकन ने, की कंपनियां बलोचिस्तान में इन्वेस्ट कर रही हैं। अच्छा चीमा साहब, हमें पहले सुनने को मिला था कि जी बदीन में जो कोयला मिला है वो एक गेम चेंजर होगा और कितनी बिजली पैदा होगी। फिर चनियोट में भी कुछ मिनरल्स मिले थे, लेकिन फिर पता नहीं चला क्या हुआ। इमरान खान के दौर में था कि जी कराची के पास जो है वो तेल मिल गया है, उसका भी कुछ पता नहीं चला। बहरहाल लेट्स होप कि कोई अच्छी चीजें इसमें से निकलें। चीमा साहब ये बताइएगा कि इंडिया और पाकिस्तान में जो थिंक टैंक्स हैं उनको कैसे आप कंपेयर करते हैं? यू योरसेल्फ रन अ थिंक टैंक। कि अभी मैं देख रहा था चैट जीपीटी पे कि इंडिया में कितने थिंक टैंक्स हैं, तो उन्होंने कहा कि 600 हैं। पाकिस्तान में कितने थिंक टैंक्स हैं, एंड हाउ डू यू कंपेयर देयर स्टैंडर्ड एंड स्टैंडिंग एंड एवरीथिंग? फ्रैंकली जोसफ, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। इसमें ज़्यादातर मेरे ख्याल है इंडिया और पाकिस्तान में ज़्यादातर जो थिंक टैंक्स हैं वो गवर्नमेंट ऑपरेटेड है। फॉर एग्जांपल इंडिया के आप जितने बड़े थिंक टैंक्स के नाम लेंगे, ORF वगैरह, ये सारे गवर्नमेंट के ऑपरेट करते हैं, फॉरेन ऑफिस ऑपरेट करता है। सिमिलरली सेम इज़ द केस इन पाकिस्तान। मैं जो थिंक टैंक चलाता हूँ, सनोबर इंस्टीट्यूट, दैट इज़ अ प्राइवेट सेक्टर। सो वी आर प्राइवेट पीपल जो इस को देखते हैं।
So everybody is working for its own value addition कर रहा है, which is good. I wish Indian think tanks good luck. अच्छा काम कर रहे हैं वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के वाले से बहुत से मेरा ख्याल है कि प्राइवेट भी हैं वहां पे, और ज्यादा प्राइवेट हैं होंगे जी। होंगे यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन है जो ओल्डेस्ट थिंक टैंक है वहां पे मिलिट्री का आई थिंक जी, मिलिट्री रिलेटेड है। और जनरल बी के शर्मा इज द हेड ऑफ दैट। उनका मैंने इंटरव्यू किया, तो उनसे मैंने यही क्वेश्चन किया कि थिंक टैंक्स का आप किस तरह से मवाजना करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी थिंक टैंक्स का इशू जो है ना, वो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम का है, कि आपके यहाँ उनको फ्रीडम नहीं है। वो जब जाते हैं मुल्क से बाहर, ब्रीफिंग लेके जाते हैं, जब आते हैं अगर वो वहां पे कोई ऐसी बात कर दें जो लाइन से हट के हो, तो उनकी फिर गोशमाली की जाती है, उनको रेप्रिमांड किया जाता है। तो कैसे देखते हैं आप इस आर्गुमेंट को? जनरल बी के शर्मा मेरे लिए बड़े ऑनरेबल हैं, मेरे अपने शो पे आए हुए हैं, मेरा उनसे अच्छा ताल्लुक रहा है, बात होती रही है। आई विल नॉट कमेंट ऑन हिज स्टेटमेंट। ही इज़ माई सीनियर एंड ऑनरेबल डेकोरेटेड जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। लेकिन सिर्फ मैं इतनी बात कहूँगा कि जो लोग भी सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं वो सरकारी बात ही करेंगे। अगर नहीं है ऐसी बात तो मुझे बताएं। चीमा साहब, सरकारी बात भी आप करें तो उसमें भी फर्क होता है कि आप कितनी सोफिस्टिकेशन से बात करते हैं, कितनी रिसर्च बेस्ड बात करते हैं, और कितनी बेबुनियाद बात करते हैं। तो सोफिस्टिकेशन का तो फर्क होता है ना जी, कि आप कितने सलीके से अपनी बात करते हैं। गवर्नमेंट के इदारों के लिए काम करने वाले लोग भी मुख्तलिफ लेवल्स के होते हैं, इंटेलेक्चुअल कैलिबर के होते हैं। हमारा लेवल कम होगा चोर साहब, जो आप कहना चाहते हैं। आपको अच्छा लगता है ये कहना कि पाकिस्तानियों का लेवल नहीं है, पाकिस्तानी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, इंडियन सोफिस्टिकेटेड है, तो मैं आपके साथ मिल जाता हूँ चोर साहब। मैंने अब आपको नाराज थोड़ी करना है। अच्छा चीमा साहब, उसमें फर्क ये भी पड़ता है ना कि किस तरह के सिस्टम में आप रह रहे हैं। हाइब्रिड सिस्टम में है, डेमोक्रेसी में है। अब देखिए, अमेरिका में भी सरकारी थिंक टैंक्स हैं। अभी तो खैर उन्होंने वो पीस इंस्टीट्यूट को भी डिमोलिश कर दिया है, डिसमेंटल कर दिया है, वो सरकारी था। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि जी वो उनको कोई फ्रीडम नहीं थी, कोई वो बात नहीं कर सकते थे सरकारी होते हुए भी? यू हैव टू गिव सर्टन फ्रीडम टू योर थिंक टैंक्स, वरना फिर थिंक टैंक में और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में, फॉरेन अफेयर्स में क्या फर्क रह जाता है? यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, कि यार ये थिंक टैंक है, चाहे सरकारी है, लेकिन उनको आपको फ्रीडम देनी पड़ेगी, देखिए अदरवाइज दे विल लूज देयर क्रेडिबिलिटी। मैं तो आई एम नॉट इन दैट प्रोसेस। देखिए मैं तो इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, आई एम अ प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट थिंक टैंक चलाता हूँ, मैं तो इंडिपेंडेंट बात करता हूँ। तो सब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। आपने बुक पढ़ी है हाउ टू स्टैंड अप टू अ डिक्टेटर? नो आई मारिया मारिया रेसा की है। शी इज़ हाँ, फिलिपाइन की डिप्लोमेट, वो ऑथर हैं, मीडिया से उनका ताल्लुक है। वो कहती हैं कि दुनिया में इस वक्त जो 72% लोग हैं ना, वो अंडर अथॉरिटेरियन रूल के अंदर रह रहे हैं। 72% लोग दुनिया के, और उसमें लार्जली जो चीज़ है वो ये है कि अ, लोग, जो ये सोशल मीडिया है, ये कंट्रोल करता है पब्लिक ओपिनियन को। सोशल मीडिया चीज़ों को डोमिनेट करता है। अब फॉर एग्जांपल कौन कितना मीडिया में पैसा लगाता है, सोशल मीडिया पे लगाता है। आप लोग जितना ज़्यादा सोशल मीडिया देख रहे हैं, उनकी ओपिनियन बन रही है। अब मेरे पास सामने 10 चीज़ें आती हैं, 9 लोग एक बात करते हैं, तो मैं ज़्यादातर उन लोगों की बात करूंगा, यार वो भी ये कर रहा है, वो भी ये कर रहा है, वो भी ये कर रहा है, वो भी ये कर रहा है। तो वो तो मतलब अब उसमें क्या है, उसमें सारा अथॉरिटेरियन मॉडल है। जैसे आप कल अमेरिका की बात कर रहे हैं कि जी अमेरिका के अंदर कौन बंदा इलेक्ट होके आ गया, और हुआ तो इसी प्रोसेस से है ना, डेमोक्रेटिक आया वोट से है, लेकिन आइडियोलॉजी और सारी वो अथॉरिटेरियनिज्म है। ठीक है। और मीडिया को वो जिस तरह कह कर, रात में देख रहा था ट्रम्प साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि तुम ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट हो, ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम आ रहा है मुझे मिलने, और तुम बहुत गलत कर रहे हो उसके लिए। ठीक है। और वो सवाल कर रहा था, वो सवाल पसंद नहीं आया। अब ट्रम्प साहब का एक स्टाइल है, मॉडल है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कैसे चीज़ें इलेक्ट होती हैं, लोग क्या। सो ये ना मुझे बताएं कि फिलहाल थिंक टैंक है और सोफिस्टिकेशन है और बड़े इंग्लिश अच्छी आती है, वो आती है। ओ भाई, एट द एंड ऑफ द डे जाके वो दे फ्रॉम वेयर डू दे ड्रॉ सैलरी? ये जितने थिंक टैंक्स का आपने नाम लिया है, इनकी सैलरी कहाँ से आती है? जितने इस वक्त बड़े मीडिया हाउसेज हैं, आपको पता है एनडीटीवी किसने खरीदा है?
चौट साहब, जी जी। किसने खरीदा एनडीटीवी? यू हैव एन आइडिया? अदानी ने। जी। आई एंड थिंक ही हैज द मेजॉरिटी शेयर। जी द क्वेश्चन ये है कि जो अदानी ने खरीदा है, जी। सारे इंडिया टुडे के जो एंकर उठ के जाके अदानी उसमें बैठ गए हैं, ठीक है, एनडीटीवी में बैठ गए हैं। तो वो जो इंडिया टुडे के एंकर सारे एनडीटीवी में चले गए हैं। एंड आपको नहीं पता कि अदानी साहब जो हैं, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स ही गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट? जी, इस पे मेरा ख्याल है कि अलग शो हम कर सकते हैं। आई एम नॉट वेल इन्फॉर्म्ड। जी गल ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी नहीं ना लग रही, ਤੁਹਾਨੂੰ सिखांदी नहीं चौर साहब ये गल। सवाल ये है मेरी जान, बात सुने, जो हर बंदा अपनी ओपिनियन को डोमिनेट करना चाहता है, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें 10 कॉन्ट्रैक्ट ये देते हैं, 11वां काम तुमने हमारा ये करना, ये टीवी खरीद लो और उसमें हमारी मर्जी की एडिटोरियल पॉलिसी चलाओ। कॉन्ट्रैक्ट सारे तुम्हारे, कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिए, बिजनेस उनको दे दिया, उन्होंने उनके ब्याह पे जाके टीवी खरीद लिया। तो उन्होंने क्या किया भाई? अदानी साहब ने क्या किया? अदानी साहब ने तो पे बैक कर दिया है ना, कि नहीं पे बैक किया? इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ एट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। चौर साहब ये जरा आप सारी तुसी सारियां समझदे हो, पर विचों फिर तुसी सज्जे खब्बे कर जांदे। अच्छा चीमा साहब, पाकिस्तानी मीडिया के बारे में भी हमें एनलाइटन करें। आप ज्यादा जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया को कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे उसको मैनिपुलेट किया जाता है, और वो उसमें कितने रेजिस्टेंस करने वाले लोग हैं। इंडिया में तो फिर भी आपको नजर आ जाते हैं, बड़े बड़े नाम है, करण थापर है, बरखा दत्त है, शेखर शेखर गुप्ता है, रवीश प्राइवेट कुमार। सेक्टर हैं, they are not running any TV, they have an independent platforms। राजदीप सरदेसाई है, हमारे यहाँ भी बता दीजिए ना। 50% ठीक है, राजदीप भी ठीक है। नहीं, ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान में ऐसी इंडिपेंडेंट वॉइसेस, चाहे वो सोशल मीडिया पे हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे हैं, कितनी हैं? चौर साहब सिंपल सी बात है, जो टीवी स्टेशन, टीवी जो है अपनी रेवेन्यू का या एडवर्टीजमेंट का बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट से लेता है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके अपनी जो ओपिनियन दिखा रहा है उस पर वो कॉम्प्रोमाइज है। बात खत्म। अच्छा, ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 इंडियन मीडिया को आप कितने नंबर देंगे और पाकिस्तानी मीडिया को कितने नंबर? आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट कि उसको कितने, उसको नंबर। बोथ आर डूइंग सेम जॉब। उधर भी यही एक ही काम, उधर भी कंपनी की जो है मशहूरी हो रही है, इधर भी कंपनी की मशहूरी हो रही है। तो छोड़ दें इस चीज़ों को। ये स्केल ऑफ 10 का कोई नहीं है, स्केल ऑफ 10 में एक एक भी नहीं लबना इन्होंने, ठीक है। सो दैट इज वाई पीपल आर टर्निंग टू सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, और उसमें भी सैचुरेशन हो गई है, उसमें भी लोग आ गए हैं जो अपना काम कर रहे हैं। तो चौर साहब आप जैसे आज़ाद लोग तो फिर कम है ना दुनिया में। अच्छा, मुफ्ती जमील साहब को आप शायद जानते हो, वो काफ़ी देर इंडिया में मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन रहे पाकिस्तानी एम्बेसी में, और ये सीनियर ओहदा होता है, कुछ एम्बेसीज में है ये। और उसके बाद वो एपीपी के हेड भी रहे और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे। तो उनसे किसी ने कहा कि मुफ्ती साहब आप 8-10 साल रहे हैं इंडिया में, तो आप किताब लिखें, आपकी बड़ी अच्छी किताब होगी, तो इतने लोगों को आप वहाँ जानते हैं, वहाँ के सिस्टम को समझते हैं। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे तो एक जर्नैल ने किताब लिखी थी, वो मुसीबत में फंस गया था, मैं तो फिर आई एम अ पुअर सिविलियन। तो जनरल असद दुरानी की तरफ उनका इशारा था। असद दुरानी ने, आपको पता है ना कि रॉ के एक फॉर्मर चेयरमैन के साथ मिलकर किताब लिखी थी, दौलत साहब के साथ। और ये यहाँ पे आपको पता है आईएसआई के सरबराह रहे, फिर एम्बेसडर भी रहे, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया है, आई हैव नोन हिम फॉर मेनी इयर्स। तो उस तरह के इतने सीनियर लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं। और फिर देखिए कि दौलत साहब के लिए कोई मसला नहीं हुआ इंडिया में, यहाँ पे इनके लिए मसला हो गया। कभी खबर आ रही थी जी वो बाहर, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, कभी आ रही थी कि उनकी पेंशन रोक ली गई है, कभी कुछ कभी कुछ। और इस तरह सर एक 65 की जंग पे एक जनरल साहब ने किताब लिखी थी, जो कोर कमांडर भी थे, आईएसआई के सरबराह भी रहे, महमूद साहब, उसको रिकॉल कर लिया गया। अब यानी इंटेलेक्चुअल जो है फ्रीडम, उसकी आप देखिए कितनी कमी है हमारे यहाँ, कि हम इतना भी टॉलरेट नहीं करते कि एक सीनियर आदमी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे पहुंचा, आईएसआई का चीफ रहा, उनकी लिखी हुई किताबें भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, करनी चाहिए बर्दाश्त। सब मैं आपके साथ, फ्रीडम होनी चाहिए, मैं आपके साथ फ्रीडम का सपोर्टर। थैंक यू वेरी मच चीमा साहब, आई एम रियली ग्लैड टू हियर दैट।
मैं हमेशा चोर साहब, जब भी आप फ्रीडम की बात करेंगे मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, लेकिन आप भी डंडी मारते हैं ना, दरअसल मसला ये है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, फ्रीडम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। मसलन क्या? मतलब आपकी 10 मिसालें अभी बीच में आपको मैंने बताया था, ਤੁਹਾਨੂੰ कई दफ़ा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हाईलाइट किया आपको। नहीं, मैंने तो देखे ना आपको इतनी बड़ी एग्जांपल दी कि वहां के रॉ के हेड और हमारे आईएसआई के हेड ज़रूरी किताब नहीं लिखते हैं मिलके, और और आप देखिए ज़रूरी कि पाकिस्तान में उसका क्या रिएक्शन है और इंडिया में क्या रिएक्शन है। और सर एएस दैट दौलत का टेल्स यू अ वो लॉट। स्टेटस नहीं है। एएस दौलत जो है वो देखें वॉर पोजीशन में था यहाँ पे। सर जो जो थे दुरानी साहब, आई हैव मेट हिम मैनी टाइम्स। दुरानी साहब को, दुरानी साहब इज अ डिफरेंट पर्सन। उन्होंने देखें, उन्होंने स्टेट सीक्रेट संभाले हुए हैं, जी ठीक है। मतलब यू हैव रनिंग, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जब आप स्टेट सीक्रेट एंड यू हैव बीन वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, ठीक है। मिसाल के तौर पे दुरानी ने कहा जनाब मैं जे आई जी आई बनाई, वो क्या थी आई जी आई, क्या जेटी। बनाई, आई जे टी, नहीं नहीं वो कौन सी उसने बनाई थी, इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद बनाया अच्छा, ओके, इस्लामी जमहूरी था जी। उन्होंने कहा जी आई जी आई बनाई, मैंने सबको पैसे दिए, ठीक है। मतलब उस वक्त का प्रोजेक्ट था पाकिस्तान का, उस स्टेट का प्रोजेक्ट था, बात खत्म हो गई। वो तो तो अब जनरल जनरल हमीद गुल का नहीं था प्रोजेक्ट। मैं कहता हूँ जी उस वक्त ये भी इन्वॉल्व थे ना इन हम्म। चीज़ों में, जनरल उस वक्त के जो लोग थे, तो हम्म। वो उसका क्या बना फिर। देखिए आप जब स्टेट के लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो देन यू हैव टू एक्ट लाइक ए, उसी तरह रहना चाहिए। अगर आप देखें एस दौलत साहब उस तरह नहीं रहे सिस्टम के बंदे, जिस तरह वो आए हैं, ठीक है, वो रॉ के रहे हैं, वो मतलब वो उस तरह उन्होंने बात नहीं की होगी। सो मेरा ख्याल है कि वंस यू आप स्टेट के हो जाते हैं ना, तो फिर आप ये ना कहें कि आपको स्टेट ने जिम्मेदारियां दी हुई हैं, तो जो जिम्मेदारियां हैं ऑफिशियल कैपेसिटी में आप रहे हैं, तो फिर आप साइलेंट ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो चीमा ये सोचता हूँ। चीमा साहब, बात ये है कि वो 90s की बात थी, 90s में वो बात रहे। नहीं है। सर पूरी दुनिया में, सर पूरी दुनिया डिसीजन में, सर सुने, पूरी। जी। डिसीजन विल बी टेकन बाय द स्टेट। You left as the institution of the state, but that does not mean कि आप इंडिपेंडेंट हो गए। ये फैसला भी स्टेट नहीं करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे पूरी दुनिया में अमेरिका ने फैसला किया 50 साल बाद आ जाएंगे, तो स्टेट ने फैसला किया है, वो इंडिविजुअल ने नहीं किया हुआ। यहाँ तो स्टेट से फैसला करा लेना कि 30 साल बाद पुरानी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये बात अमेरिका के अंदर, ये जो बात है जी कि फ़लाँ चीज़ हम लिख सकते हैं और फ़लाँ नहीं लिख सकते, दे गेट अ परमिशन फ्रॉम द स्टेट, और दे गेट दे हैव बीन टोल्ड कि अब आप लिख लें। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, तो वो चीज़ें तो होती हैं, लेकिन वो स्टेट ही करती है ना। और जी साहब चीमा साहब, गुजारिश ये है कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो 10 साल बाद, 20 साल बाद खुद जो है अपने सीक्रेट सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर देती हैं, और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, क्या आपके ख्याल में असद दुरानी साहब को नहीं पता कि कौन सी बात मैंने करनी है, कौन सी नहीं करनी? ही इज नॉट अ 15-year-old चाइल्ड। तो सर बात यह है कि कुछ स्टेट्स जो हैं ज्यादा इनलाइटेंड होती हैं, ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे यकीन रखती हैं, कुछ नहीं रखती। सही कह अब रहे हैं, नॉर्थ कोरिया का आप मवाजना तो नहीं कर सकते ना स्वीडन के साथ या अमेरिका के साथ। सही तो कह रहे सर हैं। हमें किस कैटेगरी में होना चाहिए? नॉर्थ कोरिया की तरफ हमें जाना चाहिए या स्वीडन और अमेरिका के मॉडल की तरफ जाना चाहिए द कि पीपल ऑफ, लोगों को फ्रीडम दें, लिखें लोग किताबें? अब देखिए ना, कितनी कितनी आपने स्टाइफल कर दी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के 65 की जंग पे। आपका एक सीनियर बंदा किताब लिख रहा है, इसका मतलब है यू कैन नॉट फेस द ट्रूथ। किसने कहा आपको ट्रूथ फेस नहीं कर सकते आप? ये आप देखिए एग्जांपल, दो एग्जांपल्स मैंने आपको नहीं, दिए। तो दो बंदे ट्रूथ की अलामत है। क्यों नहीं है? नहीं अगर क्यों, आप वो क्यों नहीं, ट्रूथ है? चीमा साहब बात सुनिए, अगर वो गलत लिख रहे हैं, यू हैव ऑल द फ्रीडम टू राइट अ रिबटल। नहीं नहीं, आपने किताब लिखी, आपने उस किताब को आप बर्दाश्त नहीं कर सके, उसको रिकॉल करना पड़ा। तो सर ये बात क्या है? ये है कि आपने अभी कहा कि आप फ्रीडम के साथ हैं, तो मैं अभी ये आप जो है यू आर बीटिंग अ रिट्रीट। रिट्रीट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि आपने एक इंस्टीट्यूशन को रन किया है, उस इंस्टीट्यूशन के में जब आप डिसीजन मेकर थे, 10 आपने सही काम किए होंगे, 10 गलत किए होंगे, और 10 गलत भी उस वक्त स्टेट के लिए ठीक होंगे। बाद में आप कहें मैं इस तरह करता रहा तो मैं उस तरह करता रहूं। सवाल ये होता है, मुझे ये बताएं, क्या रॉ या CIA या दुनिया के बड़े इंटेलिजेंस नेटवर्क जो हैं, वो सारा टाइम सही कर रहे होते हैं? दे आर वर्किंग ऑल फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट जो उस वक्त की डोमेन में होता है, उसके लिए काम कर रहे होते हैं। 25 साल बाद आप कह रहे हैं ओहो मेरे को तो गलती होगी, मैं दसना मैं की करता रहा। यू कांट डू इट, बिकॉज उसको स्टेट को नुकसान होता है ना, आप कुछ भी नहीं है। ये गलती फहमी छोड़ दें,
एज एन इंडिविजुअल और ह्यूमन बीइंग यू आर समथिंग इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट। अगर आपने रियासत को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, फर्स्ट मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं, उसने कहा यार मैंने 35 साल सर्विस की है रियासत की, मैं मेजर डिसीजन मेकिंग में रहा हूं मुख्तलिफ मौकों के ऊपर, लेकिन मैं सारा कुछ ऐसे नहीं लिख सकता क्योंकि मैं उस स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव रहा हूं। मेरे उस वक्त तो ठीक था, लेकिन बाद में हमने एज ए सिस्टम या इंस्टीट्यूशन देखा वो ठीक नहीं है, तो दैट डज नॉट मीन कि मैं उन गंदे कपड़े धोने लग पाऊं। कौन दुनिया में धोता है? क्या सीआईए जो गंद करती पूरी दुनिया के अंदर वो मानते हैं आके बाहर? ਤੁਸੀਂ ਰਿਚਰਡ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। चीमा साहब, बात यह है कि बेशुमार सीआईए के लिए काम करने वालों ने किताबें लिखी, स्टेट डिपार्टमेंट के लिए काम करने वालों ने किताबें लिखी। हमारे यहाँ तो सर आप कंपेयर कर लें, इंडिया के जो जर्नलिस्ट यहाँ रहे हैं इस्लामाबाद में, उनमें से कितनों ने किताबें लिखी और कितने पाकिस्तानियों ने किताबें लिखी जो वहां रहे। डिप्लोमेट्स में देख लें, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। और वही मुफ्ती जमील वाली बात कि यार पता नहीं किस किस बात पे क्या लिखने पे आपके ऊपर क्या मुसीबत आ जाए। इट इज बेटर लेट्स प्ले सेफ। किताब ना लिखो, लिखोगे तो मुसीबत में फंसने का इम्कान काफी ज्यादा है। और ये दो मिसालें साबित करती हैं कि हम तो अपने इतने सीनियर लोगों को भी ट्रस्ट नहीं करते। तो सर असद दुरानी ने कौन से स्टेट सीक्रेट्स रिवील कर दिए हैं कि जो उनको पता नहीं था कि यार ये बहुत सेंसिटिव चीज है, ये मैंने रिलीज कर दी। तो सर फर्क समझिए, हमें किस सफ में जाना चाहिए, नॉर्थ कोरिया वाली में जाना चाहिए या हमें जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां वाली फ्रीडम्स पे जाना चाहिए? दैट इज माय रिक्वेस्ट। And I hope you yourself said you are for freedom, and I appreciate that. चौड़ साहब आप जीत गए, हम हार गए पहले। नहीं सर, हारे नहीं, मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि आपने चौड़ खुद साहब कहा देखिए, कि आप आपका अल्टीमेट गोल है, आपका अल्टीमेट गोल है चित करना है, आपने नहीं जीत नहीं नहीं ली है, नहीं असि जनाब मान गए। नहीं नहीं और नहीं दसो नहीं सर, नहीं चित नहीं करना। देखिए आई देखिए बिलीव इन डायलॉग। नहीं नहीं डायलॉग नहीं, देखिए हर हम डायलॉग में भी एनफोर्स कराना चाहते हैं। ये डायलॉग इटसेल्फ जो है ना, ये एक डेमोक्रेटिक वर्ड है, लेकिन हम इसमें भी बताना चाहते हैं कि नहीं मेरी मनो, डायलॉग है पर मेरी मनो। तो बहरहाल ये चीज है सर मेरा ख्याल है कि लेट्स लीव इट टू द ऑडियंस कि कौन सा आर्गुमेंट कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रांग है, कितना लॉजिकल और परसुएसिव है। तो बहरहाल, थैंक यू वेरी मच। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर।